हेलो गाइस। इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देर नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जो मैंने हाईलाइटर से अंडरलाइन किया है ना, आप अपनी किताब में भी आप उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और बस उसी को पढ़िएगा, पेपर में वहीं से आएगा। दंत मंजन आपके दांत साफ़ करते हैं, कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इसमें मुझे। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नाम के खनिज से प्राप्त होता है। पेपर में आ सकता है कि दांतों को गलने से कौन रोकता है? फ्लोराइड। पेपर में ये भी आ सकता है कि फ्लोराइड किस खनिज से प्राप्त होता है, उसका नाम है फ्लोराइड। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि जो आपके टूथपेस्ट हैं, दंत मंजन हैं जिनसे आप ब्रश करते हैं, वो सफ़ेद कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें टिटेनियम ऑक्साइड डाला जाता है। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है, यानी जब हम ब्रश कर लेते हैं उसके बाद हमारे जो दांत हैं वो एकदम चमक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दंतमंजन होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, उनके अंदर अभ्रक डला होता है। टूथपेस्ट व पेस्ट को ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। आप जो भी टूथपेस्ट करते हैं, कोलगेट, दंतकांति, क्लोजअप, तो जो उनकी जो पेस्ट की ट्यूब होती है, यानी जिसके अंदर वो टूथपेस्ट भरा होता है, वो जो प्लास्टिक की बनी होती है, वो किस प्लास्टिक की बनी होती है? पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक जो होती है उसकी वो बनी होती है। यानी जो प्लास्टिक होती है वो पेट्रोलियम की हेल्प से बनाई गई होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर यह आपको जो दिया हुआ है, हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। यानी हम जो खाते हैं उसमें 0.3% खनिज है। हालांकि खनिज बहुत महत्वपूर्ण है, गुणकारी है, और इसके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपभोग करने में असमर्थ होंगे। तो ये परसेंटेज दिया हुआ है 0.3 और 99.7, ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में MCQ में पूछ सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे खनिज कैसे प्राप्त करते हैं, किन किन चीज़ों में खनिज प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज, यानी जो खनिज होता है, दो चट्टानें हैं, आग्नेय और कायांतरित। इन चट्टानों में खनिज पाया जाता है। अब इन चट्टानों में खनिज जो पाया जाता है वो कैसे पाया जाता है? यहाँ लिखा है इनका निर्माण, इनका माने यहाँ पे खनिज है। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब यह तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ, भूपृष्ठ का मतलब होता है जमीन की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते ही ठंडे होकर जम जाते हैं। यानी यह बताया गया है कि चट्टानें जो होती हैं, इन चट्टानों के अंदर जो खनिज है ना, ये चट्टानों के अंदर भरा हुआ रहता है। जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं, इनके अंदर जो खनिज है वो भरा हुआ रहता है। किस फॉर्म में भरा हुआ रहता है? तरल यानी पानी, या फिर गैस की फॉर्म में भरा हुआ रहता है। फिर वो चट्टानों से रिस रिस करके बाहर आता है। जो चट्टानों में दरारें होती हैं उनसे वो बाहर आता है। जो खनिज होता है जो पानी की फॉर्म में है, यानी तरल और गैसी फॉर्म में है, वो चट्टानों की दरारों से बाहर आता है और बाहर आके ज़मीन पर जम जाता है। भूपृष्ठ माने ज़मीन है, ज़मीन पर जम जाता है वो ठंडा होकर के। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो इन चट्टानों से खनिज मिलता है उसका नाम क्या है? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। अगला है जो खनिज कहाँ से मिलता है आपको? अवसादी चट्टानों से। ठीक है, अवसादी चट्टानें जो होती हैं इनमें खनिज कैसे बनता है? ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस ये लिखा है कि इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण का परिणाम है। सर हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, पल्ले पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप ये समझ लेना कि अगर पेपर में वो पूछे कि बताइए, 4 ऑप्शन दे देंगे, चट्टानों के नाम दिया रहेगा, बोलिए, बताएगा कि बताइए जो खनिज है उसका क्षैतिज परतों में निक्षेपण की वजह से निर्माण होता है, वो कौन सी चट्टानें हैं? तो आप बोलेंगे अवसादी चट्टानें। और अवसादी चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, मैं बस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत फास्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं तेज़ बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको याद करने हैं, ये आपको उदाहरण याद करने। लौह धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं? लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 2 याद कर लीजिएगा। अलोह, अलोह खनिज कौन से हैं? तांबा, सीसा, दस्ता, बॉक्साइट, कोई 2 याद कर लीजिएगा। बहुमल खनिज भी 2 याद कर लीजिएगा। अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास में चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोई 2 याद कर लीजिएगा। ऊर्जा खनिज कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, कोई 2 याद कर लीजिएगा। प्राकृतिक गैस का मतलब CNG होता है, जो आजकल हम यूज़ करते हैं CNG, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक गैस। अब एक क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी अपने बुक में टिक लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं फटाफट से अभी हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि खनिज, एक आपने पढ़ा चट्टानों में पाए जाते हैं, यहाँ पर लिखा है खनिजों के निर्माण की एक और विधि भी है, चट्टानों का अपघटन। ठीक है, उसका उदाहरण है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट नाम का खनिज है वो चट्टानों के अपघटन से ही बनता है। पेपर में आ सकता है कि बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि चट्टानों के अपघटन से कौन सा खनिज बनता है? तो आप बोलेंगे बॉक्साइट बनता है। अच्छा जी,
पहाड़ियों पर भी खनिज पाया जाता है, घाटी के तल में भी खनिज पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे बता देता हूँ कि सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम, ये 4 खनिज हैं जो पहाड़ी या फिर घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है। अब आगे है, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाया जाता है। यानी जो समुंदर है हमारा, जो सागर है, उसमें भी हमारा खनिज पाया जाता है। उदाहरण कौन से हैं? नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन और मैग्नीज। मतलब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं और ये सभी खनिज कहाँ पाए जाते हैं ये याद रखना है। जैसे आपको याद रखना है कि नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन और मैग्नीज ये कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे महासागरीय जल के अंदर ये खनिज पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जोवाई और चेरापूंजी, ये 2 जगहों के नाम है, ये दोनों जगह हैं। ठीक है, प्लेस के नाम है ये। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी सकींड, सकींड का मतलब होता है बहुत ही पतली और गहरी, आप सकींड की जगह लिख सकते हैं पतली और गहरी, एक लंबी पतली गहरी सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैटल होल खनन कहते हैं। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले की खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी सुरंग के रूप में किया जाता है। यानी जोवाई और चेरापूंजी जो है, यहाँ पर जो कोयले की खदानें हैं उनमें कोई मजदूर काम नहीं करते हैं, उनमें परिवार के लोग ही काम करते हैं। ठीक है, और सुरंग खोदते हैं, उसके बाद वो खुदाई करते हैं, इसको बोलते हैं रैटल होल खनन। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लोह अयस्क के बारे में। लोह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में कि आधारभूत खनिज कौन सा होता है? लोह अयस्क होता है। तथा औद्योगिक, यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। पेपर में पूछ सकता है कि विकास की रीढ़ कौन है, आप बोलेंगे लोह अयस्क ही है। ठीक है, भारत उच्च कोटि का लोहा युक्त लोह अयस्क में धनी है। इस लाइन का मतलब है कि भारत में लोहा सबसे अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। अब लोह अयस्क के बारे में पढ़ रहे हैं। अब लोह अयस्क के बहुत सारे एग्जाम्पल है। इससे पहला एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट, ये एक लोह अयस्क है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है जिसमें 70% लोहा पाया जाता है। यानी मैग्नेटाइट जो है ये लोह अयस्क ही है। लोह अयस्क का मतलब होता है जो लोहे से मिलकर के बनते हैं, प्योर लोहे के नहीं होते बट लोहे से मिलकर के बनते हैं, उन्हें लोह अयस्क कहते हैं। मैग्नेटाइट एक लोह अयस्क है, इसमें 70% लोहा पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, यानी इसमें चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, चुंबक जैसा काम करता है, और विद्युत उद्योगों में इसका यूज़ होता है, लाइट बनाने में काम आता है। उसके बाद है हेमेटाइट। हेमेटाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट लोहा अयस्क होता है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन इसमें लोहे की मात्रा मैग्नेटाइट से थोड़ी कम होती है। मैग्नेटाइट में होता है 70% लोहा, लेकिन इसमें होता है 50 से 60% लोहा हेमेटाइट में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीज़ की। तो मैग्नीज जो होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इस्पात के विनिर्माण में। पेपर में आ सकता है कि इस्पात के विनिर्माण में किसका यूज़ करते हैं, आप बोलेंगे मैग्नीज का करते हैं। अब ये भी सुन लीजिए, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। एमसीक्यू में पूछ सकता है क्वेश्चन ये कि अगर आपको 1 टन इस्पात बनाना है तो कितना मैग्नीज लगेगा? 10 किलो लगेगा। बाकी मैग्नीज का उपयोग और कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अब ये सब नहीं पढ़ना, थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद कर लेना कि उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा मैंगनीज वहीं पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोहे के ऊपर आते हैं। तांबा। तांबे की खासियत बताते हैं पहले आपको। तांबे की खासियत क्या होती है? घातवर्धता, यानी ये तांबे को हम पिघला सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसा बना सकते हैं। तन्य यानी खींच सकते हैं तांबे को अपन, जितना आप चाहें तांबे का तार खींच सकते हैं। आप प्लास्टिक नहीं खींच सकते, लेकिन आप तांबे को खींच सकते हैं, तो तन्य होता है, आघातवर्ध होता है। ताप सुचालक, यानी ये गर्म हो जाता है अच्छे से, इसलिए तांबा बहुत उपयोगी है। बिजली का तार बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, रासायनिक उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि तांबे का इस्तेमाल बिजली के तार बनाने में क्यों होता है? तो आपको लिखना है क्योंकि वो घातवर्धी होता है, तन्य होता है और ताप सुचालक होता है। ठीक है, इसलिए उसका इस्तेमाल बिजली के तार बनाने में होता है। मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं, मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर एक बालाघाट खदान नाम की चीज़ है, जगह है, वहाँ पर 52% तांबा उत्पन्न होता है। यानी भारत का सबसे ज़्यादा तांबा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें। उसके अलावा झारखंड जो है, ये भी एक राज्य का नाम है झारखंड। यहाँ पर सिंह भूमि नाम के जिला है, एक शहर है, जिला माने शहर, सिंह भूमि नाम है, वहाँ पर भी तांबा होता है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं। एल्युमिनियम सबसे अधिक बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। मतलब ये याद रखिए आप कि बॉक्साइट क्या है। बॉक्साइट भी एक तरह से खनिज है। ठीक है, उसकी खासियत क्या है कि एल्युमिनियम अगर आपको प्राप्त करना है तो बॉक्साइट से प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम सबसे अधिक बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होती है। यानी जो एल्युमिनियम है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु होती है क्योंकि ये बहुत
हल्की होती है एक तो, और इसकी जो पावर होती है लोहे की जैसी होती है। जैसे लोहे में ताकत होती है ना, वैसी इसमें भी ताकत होती है। ठीक है, और इसमें घातवर्धक पाई जाती है। ठीक है, ओके। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, यानी जो उड़ीसा है इसमें सबसे ज़्यादा आपका बॉक्साइट होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। ऐसे ही पढ़ लेना, पेपर में पूछ सकता है कि बताइए ऐसे राजा का नाम जो एल्युमिनियम के बटन से बने हुए सूट पहनता था और अपने मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में खाना खिलाता था। उसका नाम था सम्राट नेपोलियन तृतीय। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर है अभ्रक के बारे में। तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों में पाया जाता है। पेपर में आ सकता है कि बताइए ज़मीन से खोदने पर प्लेटों में कौन सा खनिज पाया जाता है प्लेटों की फॉर्म में, तो उसका नाम है अभ्रक। अच्छा, जो प्लेटें होती हैं, जो परतें होती हैं, इतनी पतली होती हैं, महीन माने होता है पतली, इतनी पतली होती हैं अभ्रक की पतले कि 1000 परत कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। समाहित का मतलब होता है समा जाना, कि 1000 परत यानी 1000 प्लेटें अभ्रक की आप एक के ऊपर एक रख दो तब भी वो कुछ सेंटीमीटर ही मोटी हो पाएंगी, इतनी ज़्यादा महीन होती हैं। अभ्रक जो होता है पारदर्शी भी होता है, यानी आप उसके आर पार भी देख सकते हो। कुछ अभ्रक काले होते हैं, हरे लाल पीले किसी भी रंग के हो सकते हैं। अभ्रक की खासियत क्या है ज़रा पढ़ लो। एक तो ये विद्युत शक्ति बहुत उत्पन्न करता है। ठीक है, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, इसका मतलब होता है कि हम जब इससे ऊर्जा बनाते हैं तो इसकी हानि बहुत कम होती है, निम्न गुणांक होता है। विसंवाहन के गुण होते हैं, उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता इसके अंदर होती है, इसलिए अभ्रक का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में करते हैं। अब पेपर में आ सकता है कि अभ्रक का उद्योग हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में क्यों करते हैं, कोई 2 कारण बताएं। सारे कारण याद नहीं करने, क्योंकि 2 कारण याद कर लेना कि पहला तो सर्वोच्च पराविद्युत शक्ति होती है, दूसरा इसमें ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक होता है। 2 याद कर लेना, चाहो तो तीसरा भी याद कर सकते हो, विसंवाहन के गुण होते हैं। पेपर में आएगा कि अभ्रक जो होता है उसका उपयोग हम विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में क्यों करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ से चूना पत्थर की बात होती है। चूना पत्थर जो होता है मिलता है कहाँ पर है, कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी जहाँ चट्टानें होंगी। ठीक है, कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट के जहाँ पर चट्टानें होंगी वहाँ पर आपका चूना पत्थर मिलेगा भाई। ठीक है, चूना पत्थर अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेपर में ये पूछ सकता है कि चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर का हम सीमेंट में उपयोग करते हैं, सीमेंट जो बनता है वो चूना पत्थर से ही बनता है। उसके अलावा लौह प्रगनन की भट्टियों में अनिवार्य होता है। लौह प्रगनन का मतलब होता है ऐसी भट्टियाँ जिनको जला के हम लोहे को पिघलाते हैं, उन भट्टियों को बनाने में भी चूना पत्थर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आगे चलें फटाफट से, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं खनन। खनन का मतलब होता है खुदाई। देखो आप कुछ भी निकालो, चाहे लोहा निकालो, चाहे आप सोना निकालो, चाहे आप चांदी निकालो, आपको खुदाई तो करनी पड़ेगी सर। ठीक है ना। अब खुदाई कौन करते हैं, मजदूर करते हैं। जो मजदूर खुदाई करते हैं उन्हें बोलते हैं खनिक। लेकिन वो ज़मीन के अंदर जाके खुदाई करते हैं तो वहाँ पर उन्हें कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो वही यहाँ क्वेश्चन है कि खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। तो खदानों में कार्य करने वाले मजदूर जो होते हैं उन्हें धूल और धुएं की शिकायत होती है, उनके फेफड़ों में दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना। कई बार होता है कि खदान में काम कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर घुस के काम कर रहे हैं वो, और अचानक से ज़मीन में दब गए, मर गए वो। कई बार खान में आग लग गई, तो इस तरह से प्रॉब्लम उन्हें होती है। इसमें जो प्रॉब्लम वो लिखी पड़ी है, आप इन्हें पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन लोग। खनिजों का संरक्षण। देखो संरक्षण का मतलब होता है बचाना। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के लिए चांसेस हैं कि खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, यानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम खनिजों का संरक्षण करें। खनिज का मतलब वही तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, लोहा, चांदी, सोना, मतलब हम इनका संरक्षण का मतलब होता है बचाना। क्यों बचाएं हम इन्हें, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो पहला पॉइंट लिखना आप कि खनिज निर्माण की प्रक्रिया धीमी है। मैंने यहाँ प्रक्रिया पर हाईलाइटर नहीं चलाया, आप उस पर चला लीजिएगा। ठीक है, खनिज निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है उसकी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि ये अल्पजीवी हैं, यानी जो खनिज हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तीसरा, अगर आप लगातार अयस्क का मतलब यहाँ पर खनिज ही है, सतत माने होता है लगातार। अगर आप खनिजों को लगातार उत्खनन यानी खुदाई करते रहोगे तो उससे क्या होगा, खनिज की गहराई बढ़ती जाएगी।
है ना। यही तो होता है। देखो मान लो जैसे आपने अभी खुदाई करी और आपको 20 सेंटीमीटर नीचे या 30 सेंटीमीटर नीचे आपको सोना मिल गया, फिर आप जब दोबारा खुदाई करोगे उस जगह पे तो 30 सेंटीमीटर नीचे थोड़ा सोना थोड़ा मिलेगा आपको, फिर वो सोना 50 सेंटीमीटर नीचे मिलेगा। आपने सोना निकाल लिया, फिर आप दोबारा खुदाई करो उसी जगह पे तो अगली बार 100 सेंटीमीटर नीचे सोना मिलेगा। ऐसे करते करते सोना नीचे चलता चला जाएगा, और जितना नीचे सोना जाएगा उतना ही मजदूरों को नीचे और खुदाई करनी पड़ेगी, तो वो उस बात के अलग से पैसे लेंगे। अलग से पैसे मान लें, आपका लागत बढ़ जाएगा। तो अगर आप अयस्कों की यानी खनिजों की सतत यानी लगातार उत्खनन करते हो तो उससे लागत भी बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इससे बचने के उपाय क्या हैं? ठीक है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि खनिजों का संरक्षण जरूरी क्यों है, तो खनिजों के जो निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीरे होती है। पहला पॉइंट, इसलिए हमें खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। दूसरा, ये अल्पजीवी हैं। और तीसरा, लगातार खनिजों का उत्खनन करने से लागत बढ़ जाएगी क्योंकि इनकी गहराई बढ़ती है। ठीक है, तो बचा कैसे जाए, क्या ऐसा करें जिससे हमारा खनिजों का संरक्षण हो जाए। अभी हमने पढ़ा था कि खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है। अब पढ़ेंगे खनिजों को संरक्षण कैसे करें, क्या उपाय हैं। तो पहला तो है कि अगर आपको निम्न कोटि के अयस्क का, अयस्क माने खनिज होते हैं, निम्न कोटि माने लोकल, थोड़े खराब, निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागत पर प्रयोग करने के लिए हमें उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है धातुओं का पुनःचक्रण, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है रद्दी धातुओं का प्रयोग, तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग। ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट हैं, कोई भी 2 याद करने हैं आपको, सारे याद नहीं करने हैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। ओके, अब यहाँ बात हो रही है ऊर्जा के स्रोतों की, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। और गैर परंपरागत का एग्जाम्पल है सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापी, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब। देखो होता है क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत के मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो भी अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि एक बार जिन्हें इस्तेमाल कर लिया दोबारा उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे संसाधन जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और जो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, उन्हें बोलते हैं हम लोग परंपरागत संसाधन, यानी अनवीकरणीय संसाधन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वे संसाधन जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उनका लगातार उपयोग करते रहे, वो तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें बोलते हैं हम लोग परंपरागत संसाधन यानी अनवीकरणीय संसाधन। और गैर परंपरागत संसाधन कौन से होते हैं? वो संसाधन जिनका हम लगातार प्रयोग करते रहे तब भी उनके ख़त्म होने की संभावना बहुत कम है, वो ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें बोलते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। जिनका एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, जो ख़त्म नहीं होते, यानी गैर परंपरागत संसाधन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब कोयले की बात करते हैं। भारत में कोयला बहुतायात, बहुतायात का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पाया जाता है और ये एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी जो हमारे घर में लाइट आती है, बिजली आती है, वो 2 चीज़ों से बनती है, या तो कोयले से बनती है या जल से बनती है यानी पानी से। तो कोयले का भी इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा बनाने के लिए। ठीक है, और भारत अपनी वाणिज्य ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले पर निर्भर है, यानी भारत जितनी भी ऊर्जा बनाता है वो ज़्यादातर कोयले से बनाता है। ठीक है, अब देखो कोयले कई टाइप के होते हैं, मैं आपको बता दूं कोयले कई टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट जो है एक बहुत ही निम्न कोटि का कोयला है जो भूरे रंग का होता है। ये बहुत मुलायम होता है और काफ़ी गीला होता है। नमी युक्त का मतलब होता है गीला होना। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये तमिलनाडु का एक जगह है, तमिलनाडु में नेवली, वहाँ पाया जाता है। अच्छा, एक कोयला होता है बिटुमिनस। ये कौन सा कोयला होता है? ये ज़मीन में बहुत गहराई में दबा होता है और अधिक तापमान होने के कारण ये थोड़ा सा काला पड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बिटुमिनस कोयला। इसका प्रयोग वाणिज्य में बहुत होता है, यानी बिजनेस, वाणिज्य माने बिजनेस में इसका बहुत लेन देन होता है। ठीक है, और धातु शोधन, धातु शोधन का मतलब होता है कि अगर आपको किसी धातु पे कोई परत, कोई लेयर चढ़ानी है तो उसे बोलते हैं धातु शोधन। तो उसमें भी बिटुमिनस कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो पेपर में आ सकता है कि धातु शोधन में किस प्रकार के कोयले का इस्तेमाल होता है, तो बिटुमिनस का इस्तेमाल होता है। फिर गहराई में कौन सा कोयला दबा रहता है, तो भी बिटुमिनस ही उसमें आंसर आएगा। और लोहे प्रकरण में भी इसका इस्तेमाल होता है, लोहे के प्रकरण में भी इसका इस्तेमाल होता है। और एक और यहाँ पे कोयले के बारे में बात हो रही है, एंथेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। तो पेपर में आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कठोर कोयला कौन सा होता है, तो वो है एंथ्रेसाइट। एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बहुत सारी लेता आता रहूँगा। ठीक है, अभी तो SST है, फिर मैथ्स भी आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच फुल वीडियो। आगे चलते हैं। भारत में कोयला 2 जगह पाया जाता है सबसे ज़्यादा। एक गोंडवाना है, जहाँ पर जो कोयला है वो इतना पुराना है कि 200 लाख साल पुराना है, सोचो आप। और दूसरी जगह है टर्शियरी, वहाँ पर लगभग 55 लाख साल पुराना कोयला मिलता है। अब आगे चलते हैं। कोयला एक स्थूल पदार्थ है।
कोयला स्थूल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो बहुत भारी है लेकिन कुछ देर के बाद वो एकदम हल्की हो जाएगी। तो कोयला एक स्थूल पदार्थ होता है, यानी जिसका प्रयोग करने पर भार घटता रहता है, क्योंकि ये राख में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि कोयला, मान लो आपने बाज़ार से लिया 5 किलो कोयला, अब आपने बाज़ार से 5 किलो कोयला लिया, अब आपने उसको जला दिया। जलाने पे क्या बन जाएगा? वो राख बन जाएगा। राख बन गया ना, फिर आप उसका वजन करो, 5 किलो नहीं रहेगा, उसका वजन कम हो जाएगा। तो कोयला एक स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर उसका भार घट जाता है। फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की यहाँ पे। तो भारत में ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम है। पहला कोयला है ऊर्जा का प्रमुख साधन, पेपर में आ सकता है, और दूसरा है पेट्रोलियम। ठीक है। पेट्रोलियम का यूज़ कब करते हैं हम लोग? ताप व प्रकाश के लिए ईंधन। यानी अगर आपको कहीं पर गर्मी चाहिए, मान लो ठंड लग रही है, आपको गर्मी चाहिए, तो आप वहाँ पे थोड़ा पेट्रोलियम डाल दो लकड़ी पर और आग जला दो, तो आपको गर्मी लग जाएगी, तो ताप। दूसरा प्रकाश के लिए, अगर कहीं पे अंधेरा हो रखा है तो वहाँ पर आप पेट्रोल की हेल्प से कुछ चीज़ जला सकते हो, जिससे वहाँ पे उजेला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाश और ताप के लिए ईंधन के रूप में काम होता है, और मशीनों को स्नेहक करता है। स्नेहक का मतलब क्या होता है? स्नेहक का मतलब होता है, जैसे मान लो मशीन क्या होती है, जैसे मान लो बाइक है या कार है, वो एक मशीन ही तो है, उसमें इसको डाल देंगे तो वो चालू हो जाती है, उसका इंजन काम करना शुरू कर देता है। तो मशीनों को स्नेहक करता है ये। ताप वो प्रकाश के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये कोयले की, आपके पेट्रोल के दो इस्तेमाल हो गए, पेपर में आ सकता है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तेल उत्पादक का मतलब होता है पेट्रोल, तेल माने पेट्रोल, यानी असम सबसे ज़्यादा पुराना राज्य है तेल उत्पादक का। प्राकृतिक गैस का मतलब मैंने आपको बताया था, सीएनजी। प्राकृतिक गैस जो होती है ज़मीन में पाई जाती है, ये पेट्रोल के साथ भी पाई जाती है, कई बार पेट्रोल के अलग भी पाई जाती है। यानी कई बार जब आप पेट्रोल निकालते हो ना खुदाई करके, तो उसके साथ में गैस निकलती है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। तो कभी कभी ये पेट्रोल के साथ ही बाहर निकल जाती है, कभी कभी कुछ जगह ये निकलती है जहाँ पे पेट्रोल होता ही नहीं है, तो ये पेट्रोल के साथ भी निकल सकती है और पेट्रोल के अलावा भी निकल सकती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए वर्तमानी शताब्दी का ईंधन है। ठीक है। तो इसमें ये लिखा पड़ा है कि क्योंकि जो ये आपकी जो होती है, क्या नाम है, प्राकृतिक गैस, जब आप इसे जलाते हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलती है। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। ठीक है। जब आप इसे जलाते हो तो बहुत कम जो है वो क्या होता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं हम लोग, सीएनजी का, यानी प्राकृतिक गैस का। तो इसे वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी कहा जाता है, पेपर में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ऊर्जा यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किस किस में चीज़ों में करते हैं। तो ऊर्जा व उर्वरक उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक गैस का यानी सीएनजी का। दूसरा, गाड़ी में तरल ईंधन का संपीड़न प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। मतलब कि आजकल जो गाड़ियाँ हैं, बाइक और कार हैं, यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया तरल ईंधन, इसका मतलब है पेट्रोल। आजकल जो हम लोग हैं, पेट्रोल की जगह हम लोग सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, यानी हमने पेट्रोल को सीएनजी से प्रतिस्थापित कर दिया है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। अब आजकल हम लोग पेट्रोल की जगह किसको यूज़ कर रहे हैं? सीएनजी को, यानी सीएनजी ने पेट्रोल को रिप्लेस कर दिया है। ये दूसरा यूज़ हो गया उसका, क्योंकि सीएनजी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला यूज़ था ऊर्जा और उर्वरक उद्योग में इसका यूज़ होता है। अब बात होती है विद्युत की। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक किसे माना गया है? चार ऑप्शन, विद्युत को माना गया है। विद्युत दो तरह से उत्पन्न होती है, मैंने आपको बताया था, जल से और कोयले से। तो वहाँ भी लिखा हुआ है, तेज बहते जल से विद्युत उत्पन्न होती है, और दूसरा कोयले से उत्पन्न होती है। ठीक है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा, मैंने आपको बताया था कि गैर परंपरागत साधन वो होते हैं जो कि नवीकरणीय होते हैं, यानी जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी ख़त्म होने के चांस ना के बराबर है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन, उन्हीं को बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा वाले संसाधन। लेकिन पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो भाई पेपर में क्वेश्चन ये पूछेगा कि गैर परंपरागत संसाधन की हमें ज़रूरत क्यों है, यानी क्यों हमें अब इनकी ज़रूरत पड़ रही है, समझ रहे हो? तो इसका रीज़न क्या है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन यूज़ करने की ज़रूरत क्या हो, क्यों ज़रूरत है आज की डेट में, हमें इनका यूज़ करना क्यों ज़रूरी हो गया? पहला, कि गैस और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जो तेल है वो पेट्रोल के, मतलब यहाँ पे तेल का मतलब पेट्रोल से है, और पेट्रोल जो है वो एक परंपरागत संसाधन है जो कि ख़त्म हो जाएगा कभी ना कभी। मैंने आपको वीडियो में बताया था परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं, जो कभी ना कभी ख़त्म ही हो जाएंगे, जिनका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो तेल की कीमतें आजकल बढ़ रही हैं, इसलिए लोग जो है वो गैर परंपरागत साधन अपना रहे हैं कि चलो यार, हम लोग क्यों पेट्रोल खरीदें, हम लोग कोई गैर परंपरागत संसाधन यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस, सीएनजी सस्ती पड़ जाएगी अपने को, क्यों यूज़ करें इसको, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसलिए हम गैर परंपरागत संसाधन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, इनकी संभाव्य कमी, संभाव्य का मतलब धीरे धीरे इनकी कमी होती चली जा रही है। जो हमारे जो परंपरागत संसाधन हैं, पेट्रोल वेट्रोल जो है,
उनकी कमी होती चली जा रही है, इसलिए हम यूज़ करेंगे गैर परंपरागत संसाधन को। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा, जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। यानी जो परंपरागत उद्योग हैं, परंपरागत जो संसाधन है, उनका हम इस्तेमाल अगर करते हैं पेट्रोल वेट्रोल का, तो उनसे बहुत गंभीर पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हम उनका इस्तेमाल कम करके आजकल गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल हम आजकल क्यों ज़्यादा करने लग गए हैं। 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है इनके। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु और आणविक परमाणु ऊर्जा की। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं पहले तो देखो। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऊर्जा उत्पन्न करने में। अच्छा, यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों ही परमाणु ऊर्जा के एग्जाम्पल है। यूरेनियम और थोरियम दोनों ही झारखंड और राजस्थान में एक पहाड़ है, उनका नाम है अरावली पर्वत, वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा केरल में एक जगह है मोनाजाइट रेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोनाजाइट रेत जो है केरल में, वहाँ पर भी थोरियम नाम की चीज़ थोड़ी बहुत पाई जाती है। अब यहाँ पे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में पूछेगा नहीं पेपर में, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी, तकनीकी, जिसका नाम है फोटो वोल्टाइक। ये एक ऐसी तकनीकी है जिससे आप धूप को सीधे लाइट में बदल सकते हो। यानी धूप जो है ना, उसको सीधे लाइट में बदल सकते हो। पेपर में पूछ सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, गोबर गैस जो प्लांट है वो किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। 2 तरह से फ़ायदेमंद है गोबर गैस प्लांट। एक तो ऊर्जा के रूप में बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे किसानों को ऊर्जा मिलती है। भाई गोबर गैस प्लांट होता क्या है, एक गड्ढा खोदा, उसमें गोबर डालते गए हर दिन का, वो गोबर बदबू मारता गया, धीरे धीरे वो गैस बन गया, जिसको अपन लोग बोलते हैं बायोगैस। तो एक ऊर्जा बन गई। इससे अपने घर की रोटी वोटी आप बना सकते हो आराम से, धुआं भी नहीं निकलेगा। क्यों, आप कंडे चूल्हे से रोटी बनाओगे तो धुआं भी निकलता है, बीमारी पड़ जाती है। उसकी जगह आप क्या करना है, गोबर को उठा करके सारा आप गोबर गैस प्लांट में डालते रहो, धीरे धीरे वहाँ से वो गैस बन जाएगी बायोगैस, और फिर आप उसको यूज़ करो। तो ऊर्जा के रूप में एक तो ये फायदेमंद है। दूसरा, उर्वरक के रूप में फायदेमंद है। जब ये गोबर गड्ढे में डले डले सूख जाता है तो आप उसको निकालो और अपने खेत में डाल दो खाद के लिए। खाद माने उर्वरक के रूप में। ठीक है। अच्छा, अब अगला है आपका भूतापीय ऊर्जा। किसे कहते हैं पढ़ लेना, बट मेरे हिसाब से पूछा नहीं जाएगा, तब भी मैंने लगा दिया टिक ये। पूछा तो कुछ यहाँ से जाएगा कि भूतापीय ऊर्जा के लिए 2 परियोजनाओं के नाम बताओ। एक हिमाचल में स्टार्ट की गई थी और एक लद्दाख में स्टार्ट की गई थी। हिमाचल में की गई थी मणिकरण और लद्दाख में की गई थी पूगा घाटी में स्थित जो है 2 परियोजनाएं इसकी स्टार्ट की गई थी। अब अगला है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। कि हम देखो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना, हमने इससे जो पहले पढ़ा था वो था खनिज संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, हमने इससे जो पहले पढ़ा था ना वो क्या था हमारा, वो था हमारा खनिज संसाधनों का संरक्षण। तो मैंने वो आपको बताया था, वो अलग तरीके से आपने पढ़ा था, ये खनिज संसाधनों का संरक्षण था। लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना अपन लोग, वो है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, कि जो ऊर्जा के संसाधन है उसे कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर है हमें क्या करना चाहिए, हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। यानी ये नहीं कि हर वक्त आपको कहीं घूमने जाना है तो कार अपनी निकाल ली, बाइक अपनी निकाल ली, हर वक्त कहीं घूमने के लिए जा रहे हो अपनी बाइक या कार ले ली, बहुत पेट्रोल खर्च होता है, धुआं हुआ निकलता है, और जो पेट्रोल फूक गया सारा खत्म हो जाएगा, फिर क्या यूज़ करोगे। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सार्वजनिक वाहन ले सकते हैं, यानी बस ले सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं। मेट्रो में एक आदमी जाए तो भी वो उतना ही खर्चा आएगा, पेट्रोल उतना ही फूकेगा, मेट्रो का लाइट चलती है वो। या 100 आदमी जाए तो क्यों ना मेट्रो से जाएं। हम हर बार अपना खुद का यातायात क्यों लेके जाएं, बाइक या फिर कार। उससे हमारी ऊर्जा तो कम से कम बचेगी अगर हम अपना कभी कभी घर पे रख दिया करें अपनी चीज़ को, कभी कभी हम बस से चले जाया करें या पैदल चले जाया करें। दूसरा, जब प्रयोग ना हो रहा हो तो बिजली बंद कर दें। भाई जब बिजली फालतू में जल रही है आपके घरों में, यूज़ आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हैं। पेपर में ये भी आ सकता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, समझाएं, तो भी आप यही पॉइंट लिख देना उसके अंदर। फिर पेपर में अगर आ जाए कि ऊर्जा का संरक्षण करना जरूरी है, कैसे जरूरी है, क्या कैसे करें संरक्षण, तो भी आप यही पॉइंट उसमें लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर फिर अपना जो है ये कुछ MCQs हैं, ये कुछ MCQs हैं आपकी बुक के, ये मैंने टिक लगा दिए हैं कि कौन से वाला सही है। क्या होता है पेपर में आ जाए तो आपकी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को काफ़ी हेल्प मिले। प्लीज़ अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।